राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना है, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी आ जाएगा, और लंबे खींचोगे तो 10 दिन की क्लास बन जाएंगी। हेडिंग डालो भैया, राजस्थान की जलवायु। जब शब्द आए हो तुम्हारे सामने तो कोई चीज़ें समझ में आई हैं कि साहब हम पढ़ाने का चाह रहे हैं या जलवायु में कहा बताएंगे तुम्हें? कोई बताओ कि जलवायु टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या क्या चीज़ बता सकें हम? कोई दिमाग में जो भी कुछ भी आ रहा हो, तापमान, बरसात और वनस्पति और बताओ, और कुछ भी, जैसे कहते हो आंधी तूफान, हाँ ये हंसने वाली बात ना है ना, लू है, बबूरे है ना, ये सब चीज़ें क्या है, सब काय में आ जाएंगे, तुम्हारी जलवायु में आ जाएंगे, ठीक है। आज को पहले टॉपिक का है राजस्थान की जलवायु। जलवायु में पहले ही शब्द लिखो मानसून। जलवायु में पहला शब्द लिखो मानसून। हाँ मानसून शब्द डालो, पर मानसून में लिखो पहले ही शब्द डालो मानसून। अभी वर्तमान में कहाँ चल रहे हैं? अपने मानसून ही चल रहे हैं, तो मानसून के बारे में लिखो। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। ये अरबी भाषा को शब्द है मौसम, याद है कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है? अपने मानसून की। अब जो ये मौसम शब्द हो या फिर मानसून शब्द है, इसको अर्थ का है भैया, अर्थ का है, या को अर्थ है पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, ठीक है। किसान मानसून शब्द की उत्पत्ति, एग्जामिनर ने कई बार पूछो कि जो ये मानसून शब्द है कौन सी भाषा को शब्द है, ठीक है, तो यहाँ इंपोर्टेंट करिए, ठीक है, कौन सी भाषा को शब्द है, यहाँ तो एग्जामिनर ने कई बार पूछ लियो, तो अरबी भाषा को शब्द है। नीचे कोई नहीं, जहाँ इंपोर्टेंट कराऊंगा ये करते चलिए। या कि प्रथम बार खोज कौन ने करी, ठीक है, खोज करता है कौन सा? मानसून शब्द की, ठीक है। देखो भैया, मानसून शब्द की खोज या खोज करता, सर्वप्रथम कौन ने करी भैया? एक विद्वान हुए हमारे, क्या नाम है उनको? हिप्पोलस। हिप्पोलस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने सबसे पहले मानसून शब्द की खोज करी कि सब कोई शब्द है मानसून, मानसून को मतलब क्या है? पवनों की दिशा। कौन सी भाषा को शब्द है? अरबी भाषा को शब्द। पहली बार कई व्यक्ति ने को अध्ययन करो, तो वह अध्ययन लिखियो मानसून का प्रथम बार अध्ययन कौन ने करे भैया? वह का नाम हो अल मसूर्दी। अल मसूर्दी नाम को वैज्ञानिक हो। अब एक या इंपोर्टेंट कर लीजिए भैया कि पहली बार या को अध्ययन कौन ने करो, ठीक है, तो कौन ने करो? एक या इंपोर्टेंट कर लीजिए, कौन सी भाषा को शब्द, ठीक है, 2 शब्द कर लिए, समझ में आई। अब अगला शब्द डालो वायुमंडल। थोड़ी सी है क्या कि जो ये जलवायु टॉपिक है, या कि पारिभाषिक शब्दावली है कुछ, है ना, जैसे छोटे छोटे शब्द आएंगे, हमें उन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि या को मतलब क्या है, तब कहीं जाके हम ये पूरे टॉपिक समझेंगे, ठीक है। तो पहले ही नाम देखो वायुमंडल। वायुमंडल से क्या समझ में आवे भैया? कोई परिभाषा बोलेगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं? बताओ, वायुमंडल किसे कहते हैं? कक्षा 3 को प्रश्न है ना। कोई तुम में बता सके कि वायुमंडल किसे कहते हैं? बताओ, वायु में बताओ कहाँ हैं भैया, बताओ। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण, या पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है ना, वायु बातें मिलके जो व्यवस्था बननी है, या ये कहाँ हम वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ में एक लाइन लिखो, पृथ्वी के चारों तरफ इस पृथ्वी के चारों तरफ स्थित गैसों का आवरण ये क्या कहलावे भैया? वायुमंडल। अब एक क्वेश्चन आपसे कि जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा तो यहाँ में कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में मिले?
नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अब प्रश्न में आइए चेंज कर रहा हूं, जो ब्रह्मांड है ना पूरा, जहां पृथ्वी भी घूम रही है, उस पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलेगी? हीलियम मिलेगी, वहां मिला है हाइड्रोजन। वहां कौन सी मिला है? हाइड्रोजन। अगर पूछी जाए कि अपने जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिले, तो कौन सी? नाइट्रोजन। बल्कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिले? ऐसी छोटी छोटी सी चीजें नहीं आई के नीचे लिख ले करो कभी जब, है ना। तो वायुमंडल में लिख लो, पहले ही शब्द काटा रहे हो हमने, वायुमंडल। तो वायुमंडल की परिभाषा लिख ली, पृथ्वी के चारों तरफ स्थित गैसों का आवरण ही का कहलावे वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिले? कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, N2 बोले हैं भाई, है? ठीक है, लिखियो। एग्जामिनर दोनों तरीका से कैसे भी प्रश्न कर सके, या तो पर शब्द पहचानियो क्वेश्चन में कि वो ब्रह्मांड की पूछ रहे हो या अपने वायुमंडल की पूछ रहे हो। ठीक, बैठो जल्दी। बता सकें कि वायुमंडल में कितनी मात्रा में मिले नाइट्रोजन? 78% है। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिले? कोई बता सके कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा में मिले भाई? कितनी प्रतिशत है? 21% मात्रा में। ठीक है, लिखो भैया अगला शब्द लिखो, पहले ही लिख लियो वायुमंडल। ठीक है, अब अगला शब्द लिखो वायुमंडल। तो बस इतना ही समझ में आना चाहिए। अभी कभी कोई पूछ ले कि वायुमंडल कहते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ जो कहा है भैया गैसों का आवरण का कहलावे वायुमंडल कहलावे। अगला शब्द लिखो वायुदाब। हाँ, अगली हेडिंग है, वायुमंडल खत्म है वो, अगले लिखो वायुदाब। अगला शब्द लिखो वायुदाब। वायुदाब कहते क्या भैया, कोई बता सके वो? देखो, वायु माने हवा और दाब इंग्लिश में प्रेशर बोले, तो यहाँ को मतलब है कि वायु को कहीं ना कहीं प्रेशर ही का कहलावे हमारा वायु दाब। ठीक है, वायु दाब का मतलब क्या है कि दाब माने जैसे इंग्लिश में प्रेशर बोले, ठीक है, कोई चीजें दबा रहे हैं और काय के थ्रो दबा रहे हैं हवा के द्वारा, तो वही का कहलावे वायु दाब कहलावा। अभी कहलाएगी कैसे? जब जो हमारी पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह पे वायु को, पृथ्वी पे की सतह पे अगर हवा को दाब लगे तो वही का कहलावे वायु दाब कहलावे। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखनी है, लिखो भैया, लिखो भैया वायु के द्वारा रोहतास कहाँ है? वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब, वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलावे भैया? वायु दाब कहलाता है। ठीक है, ठीक है, या में लिखो भैया, या में लिखियो। देखो, वायु दाब दो तरीका को रहे, कैसे रहे साहब? एक तो ज्यादा लग रहा हो तो बातें कह देंगे हम उच्च वायु दाब, और एक कम लग रहा हो तो बातें क्या कह देंगे हम? निम्न वायु दाब। ठीक है, या को वर्गीकरण कितने आधारण पर कर रखे हो हमने? दो आधारण पर। कौन कौन से हैं भैया? एक है निम्न वायु दाब और एक है उच्च वायु दाब। अब पहला डालेंगे यही में अंदर जाके निम्न वायु दाब। हेडिंग मत डालो, बस यार लिख लो ये वायु दाब चल रहा हो, वायु दाब के नीचे लिखो निम्न वायु दाब। हाँ, दो उनमें बट रहा है, ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखो, ऐसे लिख दीजिए, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो भैया
लिखो। हाँ, निम्न वायु दाब हेडिंग डाल ली। ठीक है, अब लिखो यहाँ में, लिखो जहाँ 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 तापमान का मान, जहाँ तापमान का मान यानी ताप, ठीक है, हाँ, तापमान का मान अधिक होता है, जहाँ तापमान का मान अधिक होता है, उस जगह की वायु गर्म होकर ऊपर चली जाती है, जिस कारण वायु का सतह से दाब कम हो जाता है। यही निम्न वायु दाब कहलाता है। समझे कि अगर कहीं साफ तापमान ज़्यादा है तो वहाँ की जो हवा है वो गर्म है कि कहाँ ऊपर उठ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो जैसे ही चली जाएगी तो सतह पे जो वायु को प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और कम होगो तो वहाँ कहाँ बनेगा भैया, निम्न वायु दाब। कंडीशन कैसे है, जैसे ये सूर्य है और ये अपनी सतह है, ठीक है, यहाँ सूर्य को टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हमारी जो एयर है वो यहाँ से उठ के कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। ई कहाँ है भैया, वायु, और ई कहाँ है, ताप। ठीक है, जब ताप यहाँ आएगा तो हवा कहाँ चली जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी, और जो ई बनेगा, ई कहाँ बनेगा भैया, निम्न वायु दाब को केंद्र बनेगा। ठीक है, जब सूर्य को ताप आएगा, ठीक है, तो एयर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि वायु दाब का मतलब ही कहा है कि जो वायु के द्वारा सतह पर लगने वाला दाब, यहाँ है हवा, जैसे ही धूप आई यहाँ रहेगा, ये ऊपर करी और ये ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ई का बन जाएगा यहाँ निम्न वायु दाब। अब ये अपने राजस्थान में कब बने, तो ये लाइन लिखनी है, आगे लिखो, यही में लिखो भैया, नोट डाल के लिखो कि राजस्थान में, नोट डाल के लिखो, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के समय, पश्चिमी मरुस्थल में निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। पश्चिमी मरुस्थल में निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। ठीक है, अब अगला लिखो भैया, उच्च वायु दाब। यहाँ के बिल्कुल अपोजिट है भैया, उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब में लिखो भैया, लिखो जहां या जिस जगह, ठीक है, जिस जगह कह लो या जहां कह लो, जहां तापमान का मान कम होता है, जहां तापमान का मान कम होता है, तापमान का मान कम होता है, उस जगह पर उच्च वायु दाब के केंद्र बनते हैं। उस जगह पर उच्च वायु दाब के केंद्र बनते हैं, मतलब जहां तापमान कम है, जहां सूर्य कम निकल रहा है, ठीक है, वहां कहाँ बने भाई, उच्च वायु दाब के केंद्र बनते हैं। नोट डाल के लिखो, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में समुद्र के जितने भी समुद्र है ना, समुद्र के तट पर तापीय कैसे रहेगा यहाँ, न्यून,
तापीय व अक्षांशीय, तापीय व अक्षांशीय स्थिति के कारण, स्थिति के कारण, स्थिति के कारण वहाँ तापमान, वहाँ तापमान, वहाँ तापमान कम होता है, वहाँ पर तापमान कम होता है, जिस कारण, जिस कारण वहाँ उच्च वायु दाब के केंद्र बनते हैं। अब भैया दो लाइन लिखो जो यहाँ की पूरी जो पूरी चीज़ है वहाँ को निचोड़ है, दो लाइन, ये दो लाइन जरूर याद होनी चाहिए। आप पे पूरा वायु दाब याद हो ना हो, पर ये दो लाइन जरूर याद होनी चाहिए। पहली लाइन लिखो, नोट डाल के आई में, पहली लाइन लिखो, हाँ पहली नोट में पहली लाइन लिखो, लिखो वायु दाब का मान, लिखो वायु दाब का मान, वायु दाब का मान सदैव तापमान का, वायु दाब का मान सदैव तापमान का, वायु दाब का मान सदैव तापमान का व्यतिक्रमानुपाती यानी विपरीत, हाँ व्यतिक्रमानुपाती, व्यतिक्रमानुपाती कोष्टक में लिख लीजिए विपरीत, तापमान का मान वायु दाब का सदैव व्यतिक्रमानुपाती होता है। अब यह लाइन को मतलब क्या है कि जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कैसे होगा, कम होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां वायु दाब कैसे होगा, अधिक होगा। ये पूरी यह लाइन को एक ही मतलब है कि साहब अगर कहीं वायु दाब है और वायु दाब कैसे है, अधिक है, तो वहां तापमान कैसे बनेगा, तापमान कैसे मिलेगा वहां हमें, ठीक है। तो ये बात को एक तो ये का मतलब है, और दूसरों अगर वायु दाब कम है तो तापमान कैसे बनेगा भैया को, ये दो मतलब है, इन्हें लिख लीजिए भैया यहाँ, ठीक है। अगर वायु दाब बढ़ रहा है तो तापमान वह जगह को घट रहा होगा। एग्जामिनर या हिसाब से या लाइन पे प्रश्न बना सके कथन पे आधारित करके, समझ में आई, या लाइन पे स्टेट वाइज क्वेश्चन बना सके, स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, कि कथन लेगो कि साहब है का ये क्या प्रभाव पड़े वायु दाब को और तापमान को, दोनों कहाँ है उल्टे हैं। अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, अगर वायु दाब बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, दोनों आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं वायु दाब को मान अधिक मिल रहा हो तो वहां तापमान कैसे मिलेगा, कम मिलेगा। अगर तुम्हें कहीं वायु दाब को मान कम मिल रहा है तो वहां तापमान को मान अधिक मिलेगा, और अगर वायु दाब को मान अधिक मिल रहा हो तो तापमान को कैसे मिलेगा, कम मिलेगा। एक लाइन तो ई लिख रही और दूसरी लाइन और लिखो भैया, दूसरी लाइन लिखो कि वायु दाब, वायु दाब की दिशा, देखो भैया वायु दाब की दिशा सदैव, वायु दाब की दिशा सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ होती है। वायु दाब की दिशा सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की सदैव की तरफ होती है, ठीक है। वायु दाब की दिशा सदैव उच्च वायु दाब से कैसे होगी भैया, निम्न वायु दाब की तरफ होगी, ठीक है। अब इतना तो समझ गए हो आप। अब यहां में लिखो भैया, लिखो उतार दे, लिखो वायु दाब का मापन, लिखो वायु दाब का मापन, मापन या वायु या वायु मापी, मापी वायु मापी, वायु दाब को मापन भैया 1 मीटर है अपनो, वहाँ के द्वारा करो जाए, जैसे हम तापमान को थर्मामीटर से करें, ठीक है। हर चीज के मापन के कोई ना कोई का हमने यंत्र बना रखे हैं, ठीक है। तो वह मीटर के द्वारा या वायु माप को हम वायु दाब मापें कि कितना वायु दाब है कितना नहीं है, और वह को नाम है भैया का बैरोमीटर, का नाम है बैरोमीटर, या हम वायु दाबी बोले, वायु मापी बोले, या वायु दाब को मापन किससे करो जाए भैया, कायते करो जाए बैरोमीटर से, ठीक है, कायते करो जाए
बैरोमीटर। तो अभी बैरोमीटर काम कैसे करे या चीज और समझो भैया। यह हिसाब को एक यंत्र रे वहां में यह हिसाब से मात्रा पर ही रहे साइड के, ठीक है। और ई रे बैरोमीटर, याद कही जाए बैरोमीटर। अब यहाँ की 3 स्थिति बने, उन स्थिति ने जरूर याद रखियो। स्थिति कौन सी बने भैया की? स्थिति बने 3। क्या साहब कि जो ये पठनांक है, या तक क्या बोले हम? पठनांक कि साहब यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। कह तो ये बढ़ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 या हिसाब से बढ़ रहा होगा, ठीक है। धीरे 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 साहब ही बढ़ रहा होगा। चाहे ये एक तो ऐसे बढ़ रहा होगा, एक तो ऐसे बढ़ रहा होगा। तुमने कहा जब भी बीपी बीपी नापे गाए तो एक तो ऐसे बढ़े, एक साथ बढ़े, और एक ऐसे बढ़े कि रुक रुक के बढ़े, ठीक है। 2 कंडीशन तो ये सके साहब, एक तो एक लगातार बढ़ रहा है और एक रुक रुक के बढ़ रहा है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि साहब एक साथ नीचे के आए। तो या कि तीनों कंडीशन ने याद रखियो। तो पहली कंडीशन कौन सी है भैया कि एक साथ का आए साहब नीचे। जब भी जो बैरोमीटर को पठनांक है वो तेजी से कहा नीचे गिरने लगे, ठीक है, या लगातार नीचे गिरे, तब कौन सी का संभावना बनेगी। और अगर वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो वह की का संभावना बनेगी, और अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हो तो वह की का संभावना बनेगी। तो यहाँ में लिखो भैया, पहले लिखो, पहले लिखियो एक पहली स्थिति में लिखियो, या बना लो तो हम साइड में लिख लेंगे, एक एक लाइन की स्थिति है वैसे। ये 3 कंडीशन होंगी भैया, ठीक है। और तीनों कंडीशन याद रखें, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हालांकि इतना डीप जब जाएगा जब तुम कोई बढ़िया स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, तब कहीं जाके एग्जामिनर तुमसे इन चीज़ों ने पूछोगे। समझ में आई कि साहब अगर तुम्हारे आगे तुम्हें बैरोमीटर है तुम्हारे पास तो कैसे मापन करोगे और कौन सी कंडीशन पे क्या दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ये जो ये पठनांक है, यह पठनांक को मान अगर तेजी से नीचे गिरे, ये गिर रहा हो साहब, ये नीचे के गिर रहा है, ठीक है, गिरे तब कौन सी कंडीशन होगी। और अगर ये लगातार ऊपर के बढ़े तब कौन सी कंडीशन होगी। और ये धीरे धीरे रुक रुक के कह लो, या धीरे धीरे ऊपर पे बढ़ रहा है तब क्या होगा साहब। तो 3 कंडीशन या को मान का बैरोमीटर को यूज नहीं करो जा भाई। तो यहां में पहली कंडीशन लिखी है भैया, उतार लियो। उतार लियो, हाँ जल्दी उतारो। कौन सा छुट्टी कह रहा है? जा 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 जा, छुट्टी दे रही जा। 1 सेकंड में निकलेगा छुट्टी की कहते हैं तो हमको तो बहुत पसंद है। चलो जल्दी लिखो, कुछ ना लिख रहे, बस इतना लिखो। यहाँ बस कंडीशन लिखाऊंगा आगे एक एक लाइन की। अरे छोटी छोटी सी कंडीशन देखो भैया। यहाँ में जब पठनांक तेजी से नीचे गिरे तब क्या होगा भैया, आंधी व तूफान आने की संभावना होगी।
आंधी या तूफान आने की क्या होगी, संभावना आ जाएगी साहब। ये बैरोमीटर लगे रहे हैं, जो तुम्हें संभावना हमें ना कि संभावना है कि इंजलियन में आंधी आने की संभावना है, तो वहां को कहा है या हिसाब से बैरोमीटर में जैसे ही मान गिरे कहा है लगातार, तो वो कहते हैं पहले कि साहब वहां आंधी या तूफान आने की संभावना है। तो तब कौन सी कंडीशन होगी, आंधी या तूफान आने की संभावना होगी। या मैं लिखियो जब पटनांक लगातार ऊपर बढ़े तब लिखियो मौसम साफ रहेगा, कि साहब मौसम अगर ऊपर लगातार बढ़ते जा रहा है तो मौसम विभाग के आदमी कहेंगे कि साहब मौसम कैसा है, साफ है। और जब पटनांक धीरे धीरे ऊपर बढ़े तब कह दी कि बरसात होने की कहा है भैया संभावना है साहब, ठीक है, बरसात आने वाली है। तो ये 3 कंडीशन है, जब पटनांक तेजी से नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएंगे, ठीक है, और जब लगातार बढ़ रहा होगा तो मौसम साफ है, और रुक रुक के बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, वर्षा आने की संभावना है। ठीक है, बना लो। यहाँ आ जा, ठीक है, ठीक है भाई, हटा रहा हूं मैं। अगला लिखो भैया, अगला टॉपिक डालो, अगला लिखो बाष्पीकरण। वायु दाब कंप्लीट, वायुमंडल को मतलब पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण ही वायुमंडल कहलावे। वायु दाब पृथ्वी की सतह पे वायु के द्वारा लगने वाला दाब, 2 तरीका को रहेगा, निम्न दाब और वायु दाब। अगर तापमान अधिक है तो निम्न वायु दाब बनेगा, और तापमान कम है तो उच्च वायु दाब बनेगा। माप्यो कहते जाएगा बैरोमीटर थे, बैरोमीटर को मान अगर लगातार नीचे गिर रहा हो तो आंधी तूफान आ सके, लगातार ऊपर बढ़ रहा हो तो मौसम साफ है, धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो बरसात आने की संभावना है। अगली टर्म लिखो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन लिख लियो, मैं टाइम ना दूंगा, ठीक है, फिर मत बैठियो। वाष्पीकरण को मतलब कहा रे भैया, जब गर्मी रे और गर्मी है कि जब जल है वाष्प के रूप में परिवर्तित है जाका है, यही प्रोसेस है काके हम वाष्पीकरण के, ठीक है। तो यहाँ में लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो, लिखो लिखो जल का वाष्प के रूप में, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होना ही क्या कहलावे भैया, वाष्पीकरण कहलाता है। लिखियो भैया, पहली लाइन लिखियो, राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पीकरण, राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पीकरण जैसलमेर एवं न्यूनतम वाष्पीकरण डूंगरपुर जिले में देखने को मिलता है, या बंद या है या कुछ भी लिख लियो। ये क्या लिखा है भैया मैंने, जिले। दूसरी लाइन लिखियो भैया, राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पीकरण, सर्वाधिक वाष्पीकरण फलौदी एवं न्यूनतम वाष्पीकरण माउंट आबू स्थान पर बनते हैं या बनता है। अब दोनों में अंतर समझ रही हैं, ई ठीक है। जिले पूछा है तो जैसलमेर और देखो फलौदी जिलो है, ठीक है। जिलो हम कब काउंट करेंगे, जैसे हमारा डीग है, डीग के इर्द गिर्द के सबरे गांव भी तो डीग में ही है, कोई काम डीग ही डीग में हेरो है, बाकी के इन क्षेत्रों में नहीं हेरो, तो हम यहाँ पूरा डीग जिले में थुरकेंगे वह काम है। तो ऐसे ही जो फलौदी जगह है ना, जो जिलो है का, जो जगह है का, वहाँ को जो वाष्पीकरण है वहाँ को मान सर्वाधिक है, जबकि जिलो तो पूरा फैले हुए, पूरे जिले को नहीं है। पूरे जिले को देखो जाएगा तो कौन को है, समझ में आई, स्थान के रूप में आएगा फलौदी खाली, ठीक है। अगली लाइन लिखो भैया, आर्द्रता या नमी, वाष्पीकरण है गो
अब लिखो आर्द्रता या नमी। आर्द्रता बोले ना, आर्द्रता या नमी। आर्द्रता या नमी, काहे तक है भैया आर्द्रता? अच्छा, जो वाष्प के द्वारा जो जल गए हो ना वायुमंडल में, वायु क्या बोले हम? वायुमंडल में उपस्थित वायु जल क्या बोले? आर्द्रता या नमी बोले। ठीक है, जो जैसे जो भाप के द्वारा जो जल है का वायुमंडल में स्थित है ना, वायु हम क्या बोले? समुद्र ते जब ये भाप बन के जब वायुमंडल में जाए तभी आर्द्रता कहलावे, और जहां जितनी आर्द्रता होगी वहां बारिश उतनी होगी। क्यों? क्योंकि ई क्या करे, फिर बारिश को काम करे। ठीक है, तो आर्द्रता या नमी में पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो भैया। हाँ लिखो, वायुमंडल, वायुमंडल या वायु में उपस्थित, वायुमंडल या वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही, वायुमंडल या वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता या नमी के नाम से जाना जाता है। जल वाष्प को ही, हाँ, जल वाष्प को ही आर्द्रता या नमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखो इसका मापन, इसका मापन हाइग्रोमीटर, इसका मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसका मापन, आर्द्रता को मापन को मीटर का है, हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो मत कर दीजिए, हाइड्रो जल पर चला जाएगा, हाइग्रो है, इस मापन करे जाएगी कि यहाँ क्षेत्र में आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है। समझ में आई? तो इसका मापन किसको? आर्द्रता को मापन काय के द्वारा करो जाए भैया? हाइग्रोमीटर के द्वारा करो जाए। अब यहाँ में लिखो राजस्थान में, जैसे ऊपर लाइन लिख के आए, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक झालावाड़, झालावाड़ व न्यूनतम जैसलमेर जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़ व न्यूनतम जैसलमेर जिले में आर्द्रता पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़ व न्यूनतम जैसलमेर जिले में, जिले के नीचे अंडरलाइन लिखी हो, मैं स्थान लिखाऊंगा अगले, जिले में आर्द्रता पाई जाती है। दूसरी लाइन लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक माउंट आबू, सर्वाधिक माउंट आबू व न्यूनतम, व न्यूनतम, व न्यूनतम फलौदी, फलौदी स्थान पर आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, नोट डाल के एक लाइन लिखिए भैया, राजस्थान में अगस्त माह में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। यह लाइन है, रट लीजिए, राजस्थान में अगस्त माह में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। अगस्त महीना में, एक चीज बताइए भाई, प्रश्न बताओ मुझे, अगर वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा आर्द्रता की मात्रा है गई वायु में, और तब तुम्हें अपने कपड़ा सुखाने लगनी पे, तो कपड़ा कितनी देर में सूखेंगे? टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? क्यों लगेगा ज्यादा? नमी है, समझ में आई? और कपड़ा नमी ते नहीं सूखे, ठीक है, कपड़ा कायदे सूखेगा शुष्क नेक दे, ठीक है, लू चले, तापमान वैसी चले हवा, ठीक है। तो अगस्त महीना में जब भी तुम कपड़ा सुखाओगे तो बस सूखने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, समझ में आई? और सुबह को समय, सुबह के समय में तो बहुत आर्द्रता पावे अगस्त महीना में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा महीना है जहाँ में आर्द्रता ज्यादा पावे राजस्थान में, तो कौन सा महीना है? अगस्त महीना है, ठीक है। ऊपर बारे में जरूर लिख लो, ऊपर के महीना में लिख लो भाई, ऊपर लिखा है ना बाष्पीकरण, कौन से महीना में पावे? जून में सर्वाधिक पावे बाष्पीकरण, और दिसंबर में न्यूनतम पावे। जून में बाष्पीकरण सर्वाधिक पावे, राजस्थान को सबसे गर्म महीना जून है, जून में सर्वाधिक बाष्पीकरण पावे और दिसंबर में न्यूनतम पावे। अब लिखियो भैया लू, लू, लू ताप लहरी कहते हैं, बहुत सी बार लू बोलते हैं, ठीक है। तय जैसे कारे है जाए तो तवा बोलते हैं भाई, ठीक है, अपने अपने नाम है, लू बोलो तुम तो, लू कारे भैया, लू कारे,
गर्मी में चलने वाली गर्म हवा, ठीक है, टाट जहाँ ये, ठीक है ठीक है, ये इनकी वजह से कौन सी बीमारी बने, कहे ना भी बीमारी है जाएगी, हैजा, ठीक है, पता हो तुम्हें, ठीक है। तो लिखो भैया, एक लाइन लिखो हम, गर्मियों में चलने वाली शुष्क हवा, गर्मियों में चलने वाली, गर्मियों में चलने वाली शुष्क हवा। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ चले हैं भैया, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ चले हैं, ये तो गलती है, सर्वाधिक बार। अगली लिखियो भैया, न्यूनतम कोई ना पूछेगा, बस इतना याद रख, इतना बता दियो, ये भी बहुत है, तू लू तक पहुंच जा, है ना, समझ रहे है ना, पूछेगा ये भी जन कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के जन कितनी किताबों में नकारो वार्ड में, ये भी ना मिलेगा तो ढूंढेगा तो, ये भी तो जो इकोनॉमी सर्वे आवे का, सर्वे में लिखी हमें बहुत सी चीजें, ठीक है, हर चीजें एग्जामिनर ना पूछे, यहाँ तो मैंने लिखा दिया तुम्हारी जानकारी के नहीं है, ठीक है, पर यहाँ जहाँ तक क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, जहाँ तक क्वेश्चन करेगा वह मैं इंपोर्टेंट करते जा रहा हूँ, वह जरूर याद रखियो, ठीक है। अब लिखो बबूले, काय में डू में लिखा है तो बता भाई, बताया है कहाँ लिखा है, ठीक। अब यहाँ में लिखो, यहाँ में लिखो, हाँ भाई सो जा तू, हाँ यहाँ में लिखो, बबूले में लिखो, देखो संवहनी, संवहनी, यह शब्द याद रखियो, संवहनी, संवहनी हवाओं के कारण, संवहनी हवाओं के कारण ग्रीष्म ऋतु में बनने वाले छोटे भंवर या चक्रवात बबूले कहलाते हैं। और हम तो का कहे उनते बबूड़े, और भी का कहे भूत आगे, है ना, भूत वाले का बनने वाले छोटे भंवर का कहला में, हाँ भंवर या चक्रवात का कहला में। यहाँ में बस एक ही टर्म याद रखनी है यहाँ पे, बस ई नाम, या नाम है इंपोर्टेंट रखनी। एग्जामिनर पूछेगा कई बार कि जो बबूले बने वो कैसी अभानते बने, बस यह याद रखियो, ठीक है। बाकी लिख लियो सर्वाधिक कहाँ बने और सर्वाधिक बने, तेरे आंसर है लगा नहीं ना दूंगा मैं, बीकानेर में, ठीक। देख रहे हो तुक्का में भी तेरा नसीब कितना खराब है हाँ। लिखो भैया, और लिखो अगला, लिखो आंधी या आंधियां। अब भाई यहाँ की परिभाषा तो मैं ज्यादा पूछूंगा, बताएगा तू बता भाई, आंधी खाए थे कहीं बता। अब यहाँ में भी सोच रहे हैं कि बड़ा तेज हवा आंधी कहते हैं, चलो सही बात है। लिखो भैया, लिखो लिखो धूल भरी तेज हवाओं को, खाली तेज हवा नहीं, धूल और आनी चाहिए, तभी आंधी कहेंगे, बातें समझ रहे हो। वो तो फिर आगे हवा जब चलेंगे जब बता दूंगा तुम्हें ना। धूल भरी तेज हवाओं को आंधी कहा जाता है। और अब यहाँ पे इंपोर्टेंट लगेंगे भैया, राजस्थान में सर्वाधिक आंधी, यह लाइन इंपोर्टेंट करियो, राजस्थान में सर्वाधिक आंधी, देखो ये नहीं करवाएंगे ना इंपोर्टेंट, मैंने यह इंपोर्टेंट करियो, राजस्थान में सर्वाधिक आंधी गंगानगर, अंदर लिखियो कितने भैया, 27 है 28 है, अंदर लिखियो 27 दिन है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी गंगानगर, वे न्यूनतम 27 दिन आंधी आम है गंगानगर में गर्मी में, ये सब औसतन मापे रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम लिखियो भैया, न्यूनतम का इमाम है झालावाड़, कोष्टक में लिखियो 3 दिन, झालावाड़ जिले में आती है। और यहाँ इंपोर्टेंट कर लें भैया लाइन, ठीक है। और ये आंधी इतनी रफ्तार से रहे राजस्थान में कि पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि जंगल तो है नहीं,
ठीक है, तो ये 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ जाए, 145 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगा, समझ रहे हो? तुम खड़े होगे ना, तुम उड़ा ले जाएगी, इतनी तेज आएगी। तो यहाँ में लिख लो, एक बार आ भी गया वही, ठीक है। हाँ, इनकी मैक्सिमम यानी अधिकतम वेग राजस्थान में 145 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनका अधिकतम वेग राजस्थान में 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। हाँ, अब डालो भैया, अब एक हेडिंग डालो मौसम। जो शुरू में हम लिख का है मानसून जाते मौसम तो मैंने कहा, अब लिखो मौसम। कारे भैया मौसम बताओ, मौसम का थे हम, जैसा अभी धूप लेकर रही है, पीछे बरसात है, अभी 1-2 घंटा बाद फिर क्या तो आंधी आ जाए, ठीक है। ये मौसम है कि वायुमंडल की है ना, वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था है, क्षण क्षण में बदल रही है, जो ई का कहलावे हमारी मौसम कहलावे, ठीक है, ठीक है। अब यहां में लिखो, चलो पहली लाइन लिखो, वायुमंडल की वायुमंडल परिवर्तन की लिखी हो, वायुमंडल परिवर्तन की क्षणिक अवस्था, क्षणिक कोष्टक में लिखी हो, अल्पकालीन लिख लीजिए, क्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। ठीक है, इस मिनटन में, सेकंडन में भी बदले, मिनटन में भी बदले, दिन में भी बदल जाएगी, ठीक है, 2 दिन में भी बदल जाएगी। तो ये कहा मौसम को कोई निर्धारित ना, अब कैसो और पीछे कैसो, क्षण भर में बदले मौसम, तो यही कहा के हम मौसम के पहली टर्म ही है। दूसरो आवे भैया, दूसरो लिखो ऋतु। ऋतु ऋतु मौसम है वो खत्म, ठीक है, ऋतु लिखो, ठीक है, लिखो 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 ऋतु लिखो, लिखो वायुमंडल, वायुमंडल 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 की अवस्था परिवर्तन की कुछ माह की अवस्था लिख लो, कछु लिख लीजिए। अगर वायुमंडल कुछ माह के बाद बदल रहा है, वायुमंडल की जो अवस्था है वो महीने दर महीने चेंज हो रही है, ठीक है, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, अगर महीना को समय लगा रहा है तो हम वहां कहा भैया ऋतु के, ठीक है। अब यहां में लिखो भाई, यहां इंपॉर्टेंट लिखियो कि भारत में ऋतु और राजस्थान में ऋतु। अब लिखो भैया ऋतु, लिख ले, ठीक है। पहले एक चीज लिखिए मुझे, देखो सर, अपने जो महीने चले कहाँ हैं अंग्रेजी कैलेंडर पे, और 1 महीने चले हैं अपने काय पे हिंदी के, ठीक है। तो हमें बहुत सी बार दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे महीने याद लिखने हैं कि महीने जैसे मैं लिखाऊं वैसे समझते चलिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चुप पे जा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 2-2 महीना के, 2-2 महीना के कितनी बन गई भैया ये? बस यहाँ के समकक्ष रख दीजिए। हमारा जो पहला महीना स्टार्ट हुआ
ये महीना रहे भैया, है ना, इनके समकक्ष। यहाँ को मतलब है कि मार्च में, अप्रैल में, वैशाख को। अब अपना कौन सा महीना चल रहा है? अब चल रही है, तो ये महीना चल रहे होंगे, सावन और भादों के महीना चलेंगे। ठीक है, अब सावन स्टार्ट है जागो। तो अब यहाँ में याद रखियो भारत की ऋतु। ठीक है, यहाँ भारत की, ये थोड़ा सा ऊपर लिख लो, यहाँ भारत और यहाँ राजस्थान। तो भारत की पहली जो आवे का है वो आवे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, मिटा दूंगा मैं, जल्दी लिख लो। ठीक है, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, एक आधी दिख रही है। ठीक है, और राजस्थान में ऋतु बांटी रहे, ये कितने में बटी रहे? भारत की 6 में, और राजस्थान में बांटी जाए अपनी 3 में। कौन कौन सी? देखो, राजस्थान में एक तो एक ग्रीष्म, एक वर्षा और एक शीत। ग्रीष्म कब से कब तक रहे? मार्च से लेके मध्य जून, मतलब चैत से लेके कहाँ जून, यहाँ तक, चैत से लेकर आषाढ़ तक। ठीक है, चैत से लेकर आषाढ़ तक का रहे अपने यहाँ राजस्थान में ग्रीष्म। ठीक है, वहाँ के बाद मध्य जून से कहाँ भैया? सितंबर तक, सितंबर तक का रहे वर्षा ऋतु, और अक्टूबर से लेके फरवरी तक का रहे सर्दी। ठीक है, ये ऋतुएं आगे, ये ऋतु ही जलवायु में चलेंगी, इन्हें याद रखियो। ये बता देंगे मैंने, आप फिर कंफ्यूज मत हुई जाओ, दोबारा सुन लो। जब भी कभी स्टार्ट करें तो इधर चैत लिखियो, इधर मार्च लिखियो। ठीक है, और स्टार्ट करते चलियो, चैत वैशाख मार्च अप्रैल। ठीक है, जेठ अषाढ़ मई जून। ठीक है, यह हिसाब से याद कर लियो, या फिर ऐसे बोल लियो, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, उंगली पे फिर यहाँ से स्टार्ट कर लियो मार्च अप्रैल। तो उस समकक्ष हमें पता पड़ जाएगी कि कौन सा महीना हिंदी के कैलेंडर के आधार पर आ रहा होगा। समझ में आई? कौन सा महीना हिंदी के कैलेंडर के आधार पर आ रहा होगा, तो वह आधार पर हम निकाल लेंगे। ठीक, भारत में ये 6 ऋतु हैं। कौन सी ऋतु कौन से महीना में, ये भी समझ लीजिए। पहले बसंत है, हमारे यहाँ बसंत और ग्रीष्म में दोनों ही ने मिला के का बना दी जाए एक ग्रीष्म। वर्षा और शरद दोनों ने मिला के का बना दी जाए वर्षा, और हेमंत और शिशिर दोनों ने मिला के का बना दी जाए शिशिर। यह का मतलब हमारे यहाँ इन दोनों ने मिला के एक एक ऋतु बनाइए बस। ठीक है, उतार लिया भाई, हटा दूं? ठीक है, लिख लियो। लिख लिया भाई जल्दी, अगली हेडिंग डालो। देखो भैया, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और या कल कराएंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।